हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम हेनरीज लॉ के बेस पे न्यूमेरिकल्स देखेंगे और वेपर प्रेशर के बारे में देखेंगे। हेनरी लॉ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनरी लॉ में से कोई भी एक क्वेश्चन तो एग्जाम में होता ही है। यदि आपको सब्जेक्टिव में पूछना चाहिए 3 to 4 मार्क्स तो हेनरी लॉ इट्स एप्लीकेशन पूछ सकते हो एक्सप्लेनेशन के साथ, या 1 मार्क्स में पूछना है एसक्यू एमसीक्यू भी बना सकते हो। अपने डिफरेंट टाइप के एसक्यू एमसीक्यू देख लिए, उसी तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स की भी हमने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली है। 2 और न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हेनरी लॉ के बेस पे किस तरह के न्यूमेरिकल्स बनाए जा सकते हैं। बोर्ड की एग्जाम में नॉर्मली हमने जो पढ़ा है ना उनमें से ही होगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो अच्छी तरह कर लेना। और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जो है ना वो पहले बहुत अच्छी कर लो। अभी इतनी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लो कि बाद में आपको न्यूमेरिकल्स फिर से करने की जरूरत ही ना पड़े। ओके, तो चलो देखते हैं हम। इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल थ्रू ए वाटर एट 298.3 केल्विन, तो नाइट्रोजन गैस को हम वाटर पास कर रहे हैं। जब भी किसी गैस को वाटर में से पास कर रहे हैं तो कौन सा लॉ अप्लाई कर देंगे हम? हेनरी लॉ। तो यहां से मुझको समझ में आ गया कि नाइट्रोजन गैस का बबल करते हैं वाटर में, बबल थ्रू द वाटर, मतलब नाइट्रोजन गैस को वाटर से पास किया, मतलब हेनरी लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। तो इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल थ्रू द वाटर एट 293 केल्विन टेम्परेचर, हाउ मेनी मिलीमोल ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर? तो जब हम नाइट्रोजन गैस को वाटर में से पास करेंगे तो 1 लीटर वाटर में कितने मिलीमोल ऑफ नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व होंगे? Assume that nitrogen exerts a partial pressure of 0.987 bar. तो partial pressure of N2 कितना है? 0.987 bar. And given that Henry constant KH for N2 at 290 KH आपको given है। चलो देखो, तो solute plus solvent is equal to solution। यहाँ पे नाइट्रोजन गैस वाटर में से पास करते हैं तो नाइट्रोजन गैस सॉल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है। कितना सॉल्वेंट है वाटर? 1 लीटर वाटर। नाइट्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर कितना है? 0.987 बार। तो नाइट्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर कितना है? 0.987 बार। गिवन दैट हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर N2 एट 298 केल्विन 76.48 किलो बार। अब देखो यहां पे नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर दिया है 0.987 बार। हेनरी कांस्टेंट KH की वैल्यू गिवन है 66.48 किलो बार। ये बार में है, किलो बार में है, तो सेम करने के लिए सबको बार में कन्वर्ट कर लेते। किलो बार को बार में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000, तो हमारा आंसर हो जाएगा 76480। तो देखो गैसियस नाइट्रोजन को लिक्विड सॉलिड में पास किया है तो हम बोल देंगे हेनरी लॉ, और KH की वैल्यू गिवन है तब भी हम बता देंगे हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या है? P इज इक्वल टू KH इंटू X, मतलब किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। अभी कौन सी गैस पास की है? नाइट्रोजन गैस पास की है। यदि नाइट्रोजन गैस पास की है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस इज इक्वल टू KH मोल फ्रैक्शन। किसी भी की मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो जिसके मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है उसका मोल अपॉन टोटल मोल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन का मीनिंग क्या होगा? मोल ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल ऑफ नाइट्रोजन सॉलिड प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो जिस तरह हम पीपीएम के न्यूमेरिकल्स में करते थे यहां भी कर सकते हैं कि मोल ऑफ नाइट्रोजन सॉलिड इज वेरी लो कंपेयर टू मोल ऑफ सॉल्वेंट वाटर। तो मोल ऑफ सॉलिड को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस इज इक्वल टू KH इंटू मोल ऑफ N2 अपॉन मोल ऑफ H2। तो याद रखना हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस की फॉर्मूला हेनरी लॉ कांस्टेंट अपॉन मोल ऑफ दैट गैस अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। आपके पास टाइम नहीं है एग्जाम में तो ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये लिख दो। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ KH, मोल ऑफ तो मोल ऑफ गैस, पार्शियल गैस कौन सी है? नाइट्रोजन,
तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू गैस कौन सी है, नाइट्रोजन, तो मोल ऑफ नाइट्रोजन अपॉन सॉल्वेंट कौन है, H2O, मोल ऑफ H2O। अब डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख दो, ये लिख दो। अब देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस आपको गिवन है 0.987 बार। हेनरी कांस्टेंट KH की वैल्यू भी गिवन है 76,480 बार। मोल ऑफ N2 कैलकुलेट करने हैं। मोल ऑफ H2 आपको बताया गया कि नाइट्रोजन गैस 1 लीटर वाटर में पास करते हैं। यदि नाइट्रोजन गैस 1 लीटर वाटर में पास करते हैं, 1 लीटर मतलब 1000 ml। वाटर की डेंसिटी 1 होती है, वाटर की डेंसिटी 1 है, मतलब जितना ml है ना उतना ही ग्राम है। तो वाटर का मास कितना है, 1000 ग्राम। वाटर का मोलर मास कितना है, 18। मोल कैलकुलेट करना तो फॉर्मूला है मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है 1000 ग्राम, मोलर मास कितना है 18, तो 1000 अपॉन 18 55.55 मोल मिल गया मुझको। तो वाटर के मोल मिल गए 55.55। तो देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन हेनरी कांस्टेंट मोल ऑफ N2 अपॉन मोल ऑफ H2O। तो मोल ऑफ N2 की कैलकुलेशन किया तो मोल ऑफ N2 का आया 7.16 इंटू 10⁴ मोल। ये मोल है, लेकिन मुझको पूछा क्या गया है हाउ मेनी मिली मोल। तो मोल को मिली मोल में कन्वर्ट करना है। बड़े यूनिट को छोटा यूनिट में बड़े यूनिट को छोटा यूनिट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 मिली मोल को। तो जितने मोल है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करो तो वो मिली मोल में कन्वर्ट हो जाएगा, हो गया मिली मोल। ओके, तो अच्छी तरह कर लेना न्यूमेरिकल्स। एक और न्यूमेरिकल्स देखते हैं लास्ट में। तो हेनरी लो के अच्छे न्यूमेरिकल्स कर लिए, प्रैक्टिस हो गई है। देखो द सॉल्युबिलिटी ऑफ BaOH twice into 8H2O in water is 5.6 gram per 100 gram of water at 288 Kelvin. Calculate the molality of hydroxide ion in saturated solution of BaOH twice into 8H2O at that temperature. Molar mass of BaOH twice into 8H2O is 315 gram per mole. Okay. आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन, solubility of BaOH twice into 8H2O is 5.6 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। उसका मीनिंग क्या हुआ, 5.6 ग्राम BaOH twice into 8H2O प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है कि BaOH twice into 8H2O की solubility 5.6 ग्राम पर 100 ग्राम है, मतलब 5.6 ग्राम BaOH twice into 8H2O प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। चलो देखो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। यहां पे देखो सॉल्यूट कौन है, BaOH twice into 8H2O, सॉल्वेंट कौन है, वाटर। सॉल्यूट का मास कितना है 5.6 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। मोलर मास BaOH twice का मोलर मास है 315 ग्राम पर मोल, H2O का है 18 ग्राम पर मोल। अब देखो मोलालिटी के देखते हम। तो मोलालिटी हमको कैलकुलेट करनी है। तो मोलालिटी ऑफ BaOH twice into HH2, तो मास ऑफ सॉल्यूट BaOH twice into HH2 मल्टीप्लाई बाय 1000। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूट BaOH twice into 8H2O कितना है 5.6 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000। मोलर मास ऑफ BaOH twice into 8H2O, तो उसका मोलर मास कितना है 315 ग्राम मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास कितना है 100 ग्राम। तो कैलकुलेशन किया तो मोलालिटी हुआ 0.178 मोलर। कई स्टूडेंट ऐसा करते हैं, ये आंसर लिख के आ जाते हैं एग्जाम में। यदि मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछा गया तो ऑप्शन में ए भी होगा और खुश हो जाता है, लेकिन ये आंसर नहीं है। पूछा क्या गया है वो देखो, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इन सैचुरेटेड BaOH twice। तुमको एक मोलालिटी कैलकुलेट, इसमें OH माइनस का कितना होगा,
देखो BaOH ट्वाइस इंटू 8H2 का आयोनाइजेशन हम कर दे तो Ba+2 OH माइनस 8H2। अब देखो ये 0.178 मोलर हमने कैलकुलेट किया, तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 0.178, मतलब इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो हमारा आंसर होगा 0.356। तो ये सही आंसर है कि OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 0.356 मोलर। याद रखना OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 0.356 मोलर। ये अच्छी तरह कर लेना। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वेपर प्रेशर। चलो देखते हैं वेपर प्रेशर। ये लिक्विड है, समझो H2O लिक्विड है, कंटेनर क्लोज है। तो लिक्विड है ना H2O लिक्विड, वो वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मीनिंग क्या होगा, इजीली कन्वर्ट इनटू वेपर। तो H2O लिक्विड वोलेटाइल है और वो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और देखो आपके पास प्लास्टिक की बोतल में आपने पानी लेके आए हो, ओके, और आपने बॉटल क्लासरूम में भूल गए। जब दूसरे दिन आके देखोगे ना, हमने टच बच नहीं किया, तो यहां पे आपको वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे। तो यदि वाटर के ड्रॉपलेट्स यहां पे कैसे आ गए, तो H2 है ना वो वोलेटाइल है। वोलेटाइल है मतलब वो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये H2O लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अब जब वेपर एक दूसरे के साथ कोलाइड होगी या कंटेनर के वॉल के साथ उसका कोलिजन होगा, तो वेपर कूल हो जाएगी, हाँ, और कंडेंस हो जाएगी एंड वापस वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए। लिक्विड और वेपर के बीच में याद रखना क्या एस्टैब्लिश हो जाए, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए। ये इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है कि समझो, लिक्विड के जितने मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो, लिक्विड के जितने मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो, उतने ही वेपर के मॉलिक्यूल वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। लिक्विड के जितने मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो, वेपर में, उतने ही वेपर के मॉलिक्यूल वापस लिक्विड में। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिक्विड रिमेन सेम। क्यों, लिक्विड में से जितना वेपर बना होगा इतना वेपर में से वापस लिक्विड बन जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेपर रिमेन्स कांस्टेंट, वेपर का भी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा। कैसे भाई, लिक्विड में से वेपर बनेगा तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, लेकिन वेपर में से उतना ही वेपर वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। तो कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहेगा, कांस्टेंट। हम इक्विलिब्रियम में 11 में पढ़ चुके हो। तो जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए तब रेट ऑफ वेपोराइजेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन बिकम इक्वल। मतलब जितने वेपोराइजेशन होगा, वेपर बनेगा, उतने ही कंडेंसेशन हो जाएगा। तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन बिकम इक्वल। तब अब देखो, जब लिक्विड और वेपर फेज के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए, तब ये जो वेपर है ना, वो वेपर का ये लिक्विड के सरफेस पे कुछ डेफिनेट प्रेशर होता है। दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। समझ लेना, जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए तो देखो, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर, किसका प्रेशर होगा, वेपर का। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर अबाउ द लिक्विड सरफेस, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर अबाउ द लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। तो ये जो वेपर होगा ना, वो इक्विलिब्रियम में होगी विद द लिक्विड पे एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। तो देखो, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर अबाउ द लिक्विड सरफेस in equilibrium with the liquid at that given temperature is called vapor pressure of that liquid। तो आपको याद क्या रखना है, मेन पॉइंट याद रखना,
एग्जाम में तो ऐसा नहीं आएगा वेपर प्रेशर क्या है वो है, हाँ एसक्यू एमसीक्यू में आ जाए, इसका यूज करना पड़े तो याद रखना लिक्विड और वेपर के बीच में, लिक्विड और गैस के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो। तो लिक्विड के सरफेस पे जो वेपर होता है ना, वो लिक्विड के सरफेस पे जो वेपर होता है ना, उसका प्रेशर ये लिक्विड पे होगा, एंड दैट्स नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। ओके, तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के बाद लिक्विड के सरफेस पे जो वेपर है ना, उसका प्रेशर जो लिक्विड पे होगा दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर इज अफेक्टेड बाय द नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। तो वेपर प्रेशर इज अफेक्टेड बाय द नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। नेचर पे डिपेंड करेगा, ये जो लिक्विड है ना, वो लिक्विड का नेचर कैसा है, वो लिक्विड के मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है, उस पे डिपेंड करेगा। एंड टेम्परेचर, तो याद रखना वेपर प्रेशर किस पे अफेक्ट करता है, नेचर ऑफ द लिक्विड एंड टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए एमसीक्यू में तो याद रखना फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर, दो फैक्टर है, नेचर ऑफ द लिक्विड एंड सेकंड वन इज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। यदि देखो, यदि लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, लिक्विड के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा। तो समझो ये लिक्विड है और दूसरा लिक्विड, मेरे फिंगर है ना लिक्विड है, यदि लिक्विड के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो यदि एक लिक्विड दो वेपर में कन्वर्ट होते जाएगा तो दूसरा लिक्विड मॉलिक्यूल उसको क्या पकड़ के रखेगा, न जा रहे मेरे सही या करके उसको पकड़ के रखेगा, उसको वेपर में कन्वर्ट होने नहीं देगा। यदि वेपर नहीं बनेगी तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। जितनी वेपर ज्यादा होती है उतना वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, जितनी वेपर कम होगी उतना वेपर प्रेशर कम होगा। यदि देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो, समझो वीकर है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है, यदि वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा तो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी, ये लिक्विड के सरफेस लीव कर देगी और वेपर में फेस में चली जाएगी। तो वेपर ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखो वीकर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यदि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगा, ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ वेपर बीकव, ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ वेपर, वेपर ज्यादा होगी। क्यों? बिकॉज मोर मॉलिक्यूल कैन लीव द लिक्विड एंड कम इनटू वेपर फेज। यदि एक लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में यदि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम हो, वीक हो, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में वेपर बन जाएगी, क्योंकि लिक्विड मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस को लीव कर देंगे और कम इनटू द वेपर फेज, वेपर ज्यादा बनेगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा, यदि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ना तो ये लिक्विड के मॉलिक्यूल है ना, वो लिक्विड के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। यदि वेपर ज्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। तो याद रखना, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस वेपर प्रेशर इंक्रीज। सिमिलरली व्हेन द टेम्परेचर इज रेज, हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, वेपर विल आल्सो इंक्रीज। यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेपर भी इंक्रीज होगी। दिस इज बिकॉज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल आल्सो इंक्रीजेस। टेम्परेचर इंक्रीज करने से यहाँ पे जो लिक्विड में जो मॉलिक्यूल है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो एंड मोर मॉलिक्यूल लीव द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ये सरफेस छोड़ के चले जाएंगे एंड चेंज इनटू द वेपर फेज। तो वेपर ज्यादा बनेगी और वेपर ज्यादा बनेगी तो उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो यहां से याद रखना वेपर प्रेशर की डेफिनेशन, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश बिटवीन द लिक्विड फेज एंड वेपर फेज। एट दैट टाइम the pressure exerted by vapor on the surface of the liquid is known as vapor pressure of that liquid. Vapor pressure is affected by the nature of the liquid and second one is the temperature of the liquid. Nature of the liquid में याद रखना, यदि intermolecular force कम होगा vapor pressure ज्यादा होगा, और सेकंड में रखना टेम्परेचर ज्यादा होगा तो vapor pressure ज्यादा होगा। जब हमको लिक्विड सॉल्यूशन बनाना है, जब हमको लिक्विड सॉल्यूशन बनाना है, तो जब भी हमको लिक्विड सॉल्यूशन बनाना होता है ना, तो सॉल्वेंट इज ऑलवेज लिक्विड होता है, क्योंकि सॉल्यूशन का
फिजिकल स्टेट कौन सा होगा, किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट सेम होता है, लेकिन सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। नॉर्मली का मीनिंग होता है 100% नहीं। नॉर्मली हम ऐसा सोचता है जो लिक्विड होता है ना वो वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल मतलब टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू वेपर। ओके, तो जब लिक्विड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होता है, याद रखना वो लिक्विड होता है, ऑलवेज वोलेटाइल होता है, याद रखना। लिक्विड सॉल्वेंट इज ऑलवेज वोलेटाइल, और सॉल्यूट वोलेटाइल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो भी याद रखना, जब भी हम लिक्विड सॉल्यूशन लेंगे तो लिक्विड सॉल्यूशन में जो लिक्विड सॉल्वेंट होगा वो ऑलवेज वोलेटाइल होगा। ओके, तो अब हेनरी लॉ में हमने सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ते थे, अब हम वेपर प्रेशर में जब पढ़ते हैं तो वेपर प्रेशर के लिए आएगा राउट्स लॉ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राउट्स लॉ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।